अस्सलाम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि जब भी सेल डेथ की बात होती है तो हमारे पास एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के टर्म्स यूज़ होते हैं। देखिए, जब भी हमारे बॉडी के सेल्स नेचुरली मर रहे होते हैं या उनकी डेथ नेचुरली हो रही होती है तो हम कहते हैं एपोप्टोसिस हो रहा है। इसी तरह अगर हमारे बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ किसी बीमारी या किसी स्ट्रेस या किसी डिस्टर्बेंसेस या किसी स्टिमुलस की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं और डिस्टर्बेंस के नतीजे में सेलुलर इंजरी हो रही है और इंजरी के नतीजे में सेल वो मर रहे हैं या उनकी डेथ हो रही है, तो हम कहते हैं पैथोलॉजिकली उन सेल्स की डेथ हो रही है और जिसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। तो आज हमारा टॉपिक नेक्रोसिस है। देखिए, नेक्रोसिस के 4 टाइप्स हैं: कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस, केवियस एंड फिट नेक्रोसिस। वो भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले नेक्रोसिस। अब जब भी नेक्रोसिस, हमें इतना तो पता है कि भाई इट इज़ अ पैथोलॉजिकल सेल डेथ। किसी बीमारी के नतीजे में अगर हमारे टिश्यूज़ इतने डैमेज हो जाएं कि वो मरने लगे हैं तो हम कहते हैं भाई पैथोलॉजिकली जो उनकी सेल डेथ हुई है तो हम उसको नेक्रोसिस कहते हैं। तो बाय डेफिनेशन इट इज़ अ पैथोलॉजिकल प्रोसेस विच इज़ characterized by the irreversible cellular injury with the release of lytic enzymes which leads to the inflammation. इट मीन्स जो हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी है या टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं जिनको डिस्टर्ब कर रहा है कोई स्टिमुलस, इतना डिस्टर्ब कर रहा है कि वो सेल डैमेज हो जाता है और इतना डैमेज हो जाता है कि वो इरिवर्सिबली उसकी इंजरी हो जाती है, वो वापस से नॉर्मल नहीं हो सकता, इतना सीवियरली डैमेज होता है। तो उसके नतीजे में ऑब्वियसली वो जो है वो डेथ की तरफ ही जाएगा। लेकिन जब भी वो डेथ की तरफ जाता है तो उसमें से कुछ लाइटिक एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं और वो लाइटिक एंजाइम्स सराउंडिंग में जाके उनको स्टिमुलेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं और इन द रिज़ल्ट ऑफ दैट एक्शन वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेक्रोटिक डेफिनेशन। अब यहाँ पे मैंने पाथवेज के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। देखिए, एक साइड पे लिखा हुआ है टर्म द इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी। ज़ाहिर है सेल जब सीवियरली डैमेज होगा तो इट विल लीड्स टू द सेल डेथ। लेकिन वो सेल डेथ अगर नेचुरली हो रही है तो इट विल टेक द एपोप्टोटिक पाथवे, और अगर वो पैथोलॉजिकली हो रही है तो उसका एक अलग पाथवे है जिसको हम कहते हैं नेक्रोटिक पाथवे। यानी इफ़ देयर इज़ एनी lethal cell injury or any unwanted cell injury or any accidental cell injury or pathological cell injury so severely, it will adopt the pathway necrotic, and in the result of that cell death will occur, which is called necrosis. Another definition which I want to share with you guys, that is series of morphological changes in a lethally injured cell. यानी अगर हमारा सेल एक बिल्कुल ही हेल्दी सेल है और उसको कोई स्टिमुलस आगे डिस्टर्ब कर रहा है और फिर वो सेल डैमेज हो रहा है, इतना डैमेज हो रहा है कि उसमें से लाइटिक एंजाइम्स निकल के रिलीज़ हो रहे हैं और वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। दिस सीरीज़ ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, दिस सीरीज़ इज़ कॉल्ड नेक्रोसिस। रिगार्डिंग द मैकेनिज़्म ऑफ नेक्रोसिस, अब देखें नेक्रोसिस में 2 किस्म का मैकेनिज़्म होता है। या तो वो उसमें मौजूद जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है या जो लाइटिक एंजाइम्स हैं उसकी डिग्रेडेशन ऑफ द सेल्स के नतीजे में वो रिलीज़ होंगे और वो उसको खाएंगे और ख़त्म करेंगे। या तो वहाँ पे उनके सेल में मौजूद कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं जिनकी डीनेचुरेशन होती है। यानी जब नेक्रोसिस होता है तो ये 2 किस्म के प्रोसेस होते हैं, या तो सेलुलर जो एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है या जो लाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं सेल में मौजूद होते हैं। जो भी सेल मर रहा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें मौजूद लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, फिर वो रिलीज़ होते हैं और फिर वो अपने आप को भी खाते हैं। यानी ऑटोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस के मैकेनिज़्म के थ्रू वो पूरे जो है वो हमारे सेल्स एंड टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। एक तो ये मैकेनिज़्म है जिसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, जिसमें आप 4 किस्म की मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हैं। दैट इज़ इज़नोफिलिक साइटोप्लाज्म, यानी हमारा जो साइटोप्लाज्मिक है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल है वो बिल्कुल इज़नोफिलिया और वी कैन से दैट इज़नोफिलिक अपीयरेंस के अंदर आ जाता है। दूसरा वहाँ पे होमोजीनियस अपीयरेंस है, यानी आपका जो सेल्स हैं वो बिल्कुल ही एक जैसे नज़र आएंगे, उनकी कोई एज सच डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट नहीं होगी जो कि एक दूसरे को उनको डिफ्रेंशिएट कर सके। द थर्ड वन इज़ वैक्यूलेशन। ऑब्वियसली वहाँ पे एक बड़े बड़े वैक्यूल्स जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है
यहाँ पे A and B वेक्यूलेशन टाइप आपको नज़र आएगा. इन द एंड ऑफ दैट ऑल द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कैल्सिफिकेशन होगी. तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं दीज आर बिकॉज ऑफ एंजाइमेटिक डाइजेशन, जो कि उसी सेल्स में से निकलते हैं या किसी और सेल्स में आके वहाँ पे पूरे टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं. द सेकेंड वन इज़ इंट्रासेलुलर प्रोटीन डीनेचुरेशन. उसके अंदर मौजूद प्रोटीन्स होते हैं जो कि डीनेचर होते हैं, और इन द रिज़ल्ट ऑफ दैट वो भी पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हमने मैकेनिज़्म में इसको इन्वॉल्व किया है. इसको हम कंडेंसेशन ऑफ प्रोटीन्स भी कहते हैं. जब भी क्रोमेटिन मटीरियल की बात आती है तो 3 किस्म के टर्म्स यूज़ होते हैं जो कि आपको भी आने चाहिए. नंबर 1 इज़ पिक्नोसिस. जब भी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल की बात होगी तो हम वर्ड यूज़ करेंगे पिक्नोसिस. कैरियोलाइसिस जब यूज़ होगा जब डाइसोल्यूशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल होगा, और जब फ्रेगमेंटेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल हो जाता है तो हम कहते हैं कैरियोहेक्सिस. ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको आने चाहिए. अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले कोगुलेटिव नेक्रोसिस है. कोगुलेटिव नेक्रोसिस बेसिकली सॉलिड ऑर्गन्स में होता है, जैसे हार्ट, किडनीज, लिवर, स्प्लीन, इनमें होता है. इट इज़ कॉज्ड बाय मेनली द मोस्ट कॉमन कॉज इज इस्कीमिया. ऑब्वियसली द लेक ऑफ ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द टिश्यूज़ विल गेट डैमेज टू देम, विल हार्म टू देम. ऑब्वियसली हमारे टिश्यूज़ डैमेज होंगे, और इन द रिजल्ट ऑफ दैट डैमेज हमारे सेल और टिश्यूज़ विल गो टुवर्ड्स द नेक्रोसिस प्रोसेस. लेकिन इस्कीमिया तमाम अगर और सॉलिड ऑर्गन्स के हो रहा है, और इन द रिज़ल्ट ऑफ दैट इस्कीमिया हमारे पास कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है. लेकिन देयर इज़ वन एक्सेप्शनल केस. अगर इस्कीमिया ब्रेन में हो रहा है तो वहाँ पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होगा. इन द रिज़ल्ट ऑफ दैट इस्कीमिया इन द ब्रेन कुछ और होगा जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. अच्छा, बेसिक मैकेनिज़्म जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर होता है दैट इज़ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जो कि आपको आना चाहिए, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं. अपीयरेंटली अगर हम देखें तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर टॉम्बस्टोन अपीयरेंस होती है, यानी आपका स्ट्रक्चरल आउटलाइन मौजूद होती है, लेकिन उसके अंदर देयर इज़ नो एनी न्यूक्लियस और एनी साइटोप्लाज्म, जैसे कि हम पढ़ के आ चुके हैं कि वहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल कुछ चेंजेस होती हैं. एग्जाम्पल में अगर हम देखें, यू कैन सी हेयर द नेक्रोटिक किडनी विच इज़ सॉलिड ऑर्गन, और यहाँ पे किस तरह नेक्रोसिस जो वाइटिश आपको येलोइश नज़र आ रहा है दैट इज़ नेक्रोसिस. एंड हेयर इज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन विच इज़ ऑब्वियसली कॉज्ड बाय द इस्कीमिया इन द हार्ट और मायोकार्डियम, और उसके नतीजे में मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, और उसमें नेक्रोसिस जो हुई है उसकी एक पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है. द सेकेंड टाइप इज़ लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस. जो वहाँ पे मैंने ब्रेन की बात की थी वो यहाँ पे हम करेंगे, बिकॉज लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस स्पेशली अकर्स इन द ब्रेन and caused by the ischemia in the brain and other soft tissues, and it is mainly caused by the powerful hydrolytic enzymes, and it shows that यहाँ पे जो mechanism यूज़ होगा वो cellular degradation of the enzyme by the enzymes होगी, जो कि हम ऑटोलाइसिस एंड हाइड्रोलाइसिस वाली बात कर चुके थे. यानी इसमें जो mechanism होगा that will be the cellular degradation of the enzymes. Characters की बात करें तो it is characterized by the soft tissues with the complete degradation of the cellular outline. इसमें कोई cellular outline नहीं होती, बिल्कुल ही वो भी ख़त्म हो चुकी होती है, और बिल्कुल ही आपको soft tissues जैसे सॉफ्टी कोई चीज़ आपको नज़र आती है, जो कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं. एग्जाम्पल्स की जब बात करें तो ऑब्वियसली इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ द ब्रेन एंड सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन जब हो जाता है तो उसके ऊपर कुछ सुपर इम्पोजिशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन विच इज़ कॉज्ड बाय द लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस. द थर्ड वन इज़ केजियस नेक्रोसिस. केजियस नेक्रोसिस याद रखिएगा ये लंग्स में होता है, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एंड इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विद द टीबी. तो ट्यूबरक्लोसिस के साथ अकर होता है, यानी कि लंग्स में एंड लिम्फ नोड्स में अगर कोई टीबी हो जाता है तो उसके साथ केजियस नेक्रोसिस होता है. यानी अगर वो टीबी बिल्कुल ही ट्रीट ना करें और बिल्कुल ही वो डैमेज करता रहे वो बैक्टीरिया हमारे टिश्यूज़ को, तो वो हो सकता है आगे जाके केजियस नेक्रोसिस में होगा. यानी केजियस नेक्रोसिस लंग्स में होता है, और ऑब्वियसली जब टीबी की बात होगी तो ग्रेन्युलोमा की भी बात होगी. यानी टीबी, एज यू नो दैट टीबी इज़ द एग्जांपल ऑफ क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन, तो वहाँ पे ग्रेन्युलोमा के साथ ये बिल्कुल ही सराउंडेड होता है. अच्छा, कैरेक्टर्स की बात करें तो इट विल लुक लाइक ड्राई चीज़ी नेक्रोटिक मटेरियल एज इट इज़ शोन इन द पिक्चर अबव. एग्जाम्पल इन द सेंटर ऑफ टीबी ग्रेन्युलोमा एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर. फेट नेक्रोसिस की बात करें तो
ऑब्वियसली नाम से ज़ाहिर है, तो ये फैट टिश्यूज़ के अंदर या एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर होता है। जब भी वहाँ पे कोई इंजरी होगी तो इन द रिज़ल्ट ऑफ दैट इंजरी और ट्रॉमा वहाँ पे फैटी टिश्यूज़ के अंदर जो नेक्रोसिस होगी, दैट इज़ कॉल्ड फैट नेक्रोसिस। जैसे ब्रेस्ट टिश्यूज़ की बात अगर हम करें, एडिपोज टिश्यूज़ की बात करें, स्पेशली अगर हम पेनक्रियाज में एक्यूट पेनक्राइटिस के नतीजे में जो नेक्रोसिस होगी, ये याद रखिएगा, वो फैट नेक्रोसिस होती है। थैंक you so much for attention, guys. Inshallah, we will be together in the next lecture. Thank you so much.